हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री स्टडी पॉइंट। तो यदि आप क्लास 11th के प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। आप लोग इस वीडियो को वॉच करने के बाद 100% आप लोग सॉल्व कर पाएंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को। तो पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखें प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को, तो वो भी आप लोग वॉच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप शुरू से यदि मैथ बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को, यानी क्लास 11th के हम लोग प्रश्नावली 1.3 को बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्नों में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जैसा कि सबसेट्स क्या हैं। यानी आपको समझना पड़ेगा कि उप समुच्चय किसे कहते हैं, तब आप लोग सॉल्व कर पाएंगे आगे प्रश्नों को। तो आइए हम लोग फटाफट समझते हैं कि सबसेट्स क्या हैं, यानी उप समुच्चय क्या हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि ये आप यदि ब्रैकेट में ऐसे आप लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, समुच्चय हो गया। अब बात आती है कि उप समुच्चय किसे कहते हैं। तो उप समुच्चय समझने का बिल्कुल आसान तरीका है कि ये आपको यहाँ पर एलिमेंट्स आ गए इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर भी एलिमेंट आ गए। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे 5 है यहाँ पर, तो इस समुच्चय में भी 5 हैं। यहाँ पर 6 हैं तो इस समुच्चय में भी 6 हैं। यहाँ पर 7 हैं तो इस समुच्चय में भी 7 हैं। तो यहाँ पर इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। क्यों उप समुच्चय है? क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसके बीच में हम लोग कैसा सिंबल लगाएंगे, ऐसा। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। आई होप आप लोग उप समुच्चय को समझ पाए होंगे। अब आइए हम लोग एक और उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग कुछ एलिमेंट्स लिख देते हैं, 2 4 6, ये हो गया। और एक हम लोग एलिमेंट लिख देते हैं 2 5 6 7, ऐसे एलिमेंट लिख दिए। तो ये भी दो समुच्चय हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है? तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल फंडा है। क्या हम लोग चेक करेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं या नहीं हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं या नहीं है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 हैं, चलिए ये ठीक है। यहाँ पर 4 हैं तो देखिए इसमें 4 नहीं है। यहाँ पर 6 हैं तो इसमें 6 हैं। यानी ये जो एलिमेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यदि एक भी एलिमेंट इसमें उपस्थित नहीं होगा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। भले जितने भी एलिमेंट हो उपस्थित हो, एक भी एलिमेंट यदि छूट जाता है, उपस्थित इसमें न हो, तो क्या बोलेंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसा सिंबल लगाना है, जैसे ऐसे बनाकर ऐसे क्रॉस कर देना है। इससे क्या पता चलेगा कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। यानी आप लोग अब समझ पाएंगे कि समुच्चय कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा समुच्चय किस समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ और एक एक करके प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 के पहला प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों में प्रतीक ये सिंबल या फिर ये सिंबल को भरकर सही कथन बनाइए। कि यहाँ पर जो देख सकते हैं प्रश्न दिया हुए हैं, इन सब के बीच में इन दोनों में से कोई एक सिंबल भरना है। तो ये सिंबल क्या है कि सबसेट होने का सिंबल है और ये सबसेट नहीं होने का सिंबल है। तो आइए हम लोग इसे आसान से आसान शब्दों में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि ये सबसेट्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ कि क्या चेक किया जाता है कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं या नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर भी 4 है। यानी जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। तो उस उप समुच्चय है तो कौन सा सिंबल देंगे, ये सिंबल लगाएंगे। तो यहाँ पर ये सिंबल हो गया। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मिलाएंगे।
तो देख सकते हैं बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, सी इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें नहीं है। यानी दो यहाँ पर एलिमेंट्स मिल रहे हैं लेकिन एक एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो मैं बता चुका आपको पहले ही कि यदि एक भी एलिमेंट्स इस समुच्चय से इस समुच्चय में नहीं मिलते हैं तो यह क्या हो गया, उप समुच्चय नहीं होगा इसका। तो ऐसा सिंबल यहाँ पर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका कुछ आंसर हो गया है। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। यानी एक्स जो है वो क्या है, आपके कक्षा 11th का कोई विद्यार्थी है। अब यहाँ पर दूसरा जो समुच्चय दिया है एक्स सच डेट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यानी यहाँ पर ध्यान पूर्वक यदि आप देखते हैं कि क्लास 11th का जो विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय में तो उपस्थित रहेगा ही, आपका विद्यालय का एक विद्यार्थी तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि क्लास 11th में जो पढ़ेगा वो आपके विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। यानी जब क्लास 11th में कोई एडमिशन लेगा तो आपके विद्यालय में उपस्थित होगा ही। तो यह थोड़ा सा घुमाने के लिए दिया है। तो जब ये विद्यार्थी इस विद्यालय में उपस्थित हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है। यानी इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आंसर हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो आइए हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। जैसे ये सेट्स हो गया और यहाँ पर एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं, वृत्त हो गया। अब यहाँ पर डॉट डॉट है तो डॉट डॉट हम लोग देते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि एक्स सच डेट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। यानी 1 इकाई वाला वृत्त ही आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या 1 इकाई ही हो गया, ऐसे हम लोग बना देते हैं। अब इस तरफ क्या बोल रहे हैं कि किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, यानी वृत्त का कोई भी त्रिज्या नहीं दिया है कि इतना त्रिज्या का ही वृत्त खींचना है। तो इसे हम लोग बड़ा भी बना सकते हैं, इससे भी बड़ा बना सकते हैं, ऐसे जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा वृत्त यहाँ पर खींच सकते हैं। लेकिन इस तरफ आप लोग देख पाएंगे कि इस तरफ त्रिज्या फिक्स दिया है कि कितना रखना है, 1 इकाई रखना है। तो अब बताइए यहाँ पर 1 इकाई ही रखना है, यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो इधर का जो हम लोग वृत्त खींचेंगे वो इस समुच्चय में तो उपस्थित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो ये फिक्स है। जब फिक्स है तो इसमें हम लोग बड़ा बनाएंगे तो इसमें का वृत्त इसमें उपस्थित नहीं होगा। यानी जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम लोग 1 ही इकाई खींचेंगे। तो ये क्या हो गया कि यह जो समुच्चय है इस समुच्चय में उपस्थित नहीं होगा। जब उपस्थित नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है, ऐसा सिंबल दे देंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये जो समुच्चय है ये जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स दिया है कि 1 इकाई का वृत्त खींचना है। और यहाँ पर आप वृत्त का जो साइज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जब इंक्रीज करेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, तो यह समुच्चय क्या होगा, इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी क्या आपको करना है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज बनाना है। तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी ये फिक्स नहीं है कि कौन सा त्रिभुज बनाना है, कोई भी त्रिभुज आप लोग खींच सकते हैं। जैसे हम लोग एक खींचते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये खींच दिए हम लोग। अब आगे क्या कहते हैं कि दूसरे सेट्स में कि किसी समतल में स्थित एक आयत है। एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स सच डेट एक्स छूटा हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो एक्स सच डेट एक्स क्या है, किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो हम लोग इसे ब्रैकेट के अंदर एक आयत बनाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर तो त्रिभुज है लेकिन यहाँ पर आयत है, यानी इन दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो यह सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि यह जो एलिमेंट है वो इसमें उपस्थित हो। यहाँ पर त्रिभुज है, ये आयत है, तो इन दोनों का रिलेशन ही नहीं है, तो ये यहाँ पर उपस्थित कैसे रहेगा। और जब ये कंपोनेंट यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बोल देंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है।
तो इसमें कैसा सिंबल देंगे हम लोग, ऐसे बनाकर क्रॉस कर देंगे, इस प्रकार का सिंबल देंगे। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे पांचवें प्रश्न को। छठा प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज बनाना है, समबाहु, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो हम लोग आइए फटाफट ऐसे बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। तो देख पाएंगे ये और ये तीनों भुजाएं आपस में हम लोग बराबर कर दिए। अब दूसरी तरफ क्या बोल रहा है कि x सच डेट x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी यहाँ पर ये नहीं दिया है कि ये समबाहु ही त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु ही त्रिभुज है, या फिर विषमबाहु ही त्रिभुज है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। सिर्फ दिया है कि एक त्रिभुज है। जब एक त्रिभुज है तो यहाँ पर हम लोग कैसा भी त्रिभुज खींच सकते हैं, जैसे ऐसा खींच सकते हैं, या फिर सेम समबाहु त्रिभुज भी खींच सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि आप कोई भी त्रिभुज खींच सकते हैं। जब हम लोग कोई भी त्रिभुज खींच लेंगे और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर समबाहु भी खींच सकते हैं। तो जब यहाँ पर समबाहु है और यहाँ पर भी खींच सकते हैं, तो ये दोनों में उपस्थित हो जाएगा। तो यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, यानी हम लोग यहाँ पर कौन सा सिंबल देंगे, ऐसा सिंबल देंगे। क्या हो जाएगा कि यह जो समुच्चय है इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्यों है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यह जो एलिमेंट है इस समुच्चय में उपस्थित है। तो जब उपस्थित है तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है, यानी ऐसा सिंबल दे देंगे। और यहाँ पर ऐसा सिंबल देंगे। क्यों देंगे, आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है। तो इस प्रकार छठे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर पाए। आइए बढ़ते हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है हमारे सामने, देख पाएंगे आप लोग कि x सच डेट x एक सम प्रकृत संख्या है, यानी x क्या है, एक सम प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या है लेकिन सम संख्या है। तो आइए हम लोग फटाफट इसे नोट कर लेते हैं कि सम प्रकृत संख्या क्या है। तो जैसे 2 4 6 8 ऐसे और भी आगे यहाँ पर सम प्रकृत संख्या आएगा। तो देख पाएंगे कि ऐसे आप लोग संपर्कित संख्या लिख सकते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि x सच डेट x एक पूर्णांक संख्या है, इसमें डॉट डॉट करके और भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे पूर्णांक संख्या लिखेंगे कि जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ये पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है कि माइनस वाला भी प्लस वाला भी जीरो को मिलाकर सब क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे यदि हम लोग संपर्कित संख्या लिखें तो 2 इसमें है, 2 इसमें उपस्थित होगा, 4 इसमें है तो 4 इसमें उपस्थित है, 6 इसमें है तो 6 और आएगा, 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। तो 8 है तो 8 यहाँ पर उपस्थित है, यानी जितना भी इसमें संपर्कित संख्या है वो इस पूर्णांक संख्या में उपस्थित होगा। जब इसमें का पूरा कंपोनेंट इसमें उपस्थित होगा तो ये क्या होगा कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। यानी इसके बीच में हम लोग कैसा सिंबल देंगे, ऐसा सिंबल देंगे, जिससे क्या पता लगेगा कि यह जो समुच्चय है वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्यों है, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। आई होप आप लोग प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यानी इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं प्रश्नों को और जानते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पर एक समुच्चय दिया हुआ है और ये एक बीच में सिंबल यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इस सिंबल का मतलब मैं पिछले प्रश्न में भी बता चुका हूँ कि इस सिंबल का मतलब हो गया कि यह जो समुच्चय है इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। उपसमुच्चय किसे बोलते हैं कि इसमें जो भी एलिमेंट हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि उपसमुच्चय। यानी इस प्रश्न के अनुसार क्या है कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है, यह ये प्रश्न बोल रहा है। अब हम लोग इसे खुद से सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये वास्तव में उपसमुच्चय नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर ये जो समुच्चय दिया है वो समुच्चय लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉट डॉट दे देना है और
सेम वही समुच्चय यहाँ पर भी लिखना है जो प्रश्न में लिखा हुआ है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो एलिमेंट हैं वो इसमें मिल रहा है, ए मिल रहा है, उसके बाद बी है, तो इसमें भी बी है, यानी इसमें जो भी अवयव हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं। जब इसमें जो अवयव हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं तो यह जो समुच्चय होगा इस समुच्चय का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो यानी हम लोग ऐसा सिंबल यहाँ पर देंगे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है प्रश्न में कि यह जो समुच्चय है ये उप समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये उप समुच्चय है, इसका मतलब ये असत्य है। तो यहाँ पर इसका आंसर में क्या लिख देंगे, असत्य। असत्य ऐसे लिख देंगे, इसका आंसर सॉल्व हो गया ये प्रश्न। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये उलझाने के लिए दिया है, लेकिन इसमें आपको उलझना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे हम लोग। हल लिखने के बाद सेम वही जो समुच्चय दिया है वो लिखेंगे, ए ई। अब यहाँ पर डॉट डॉट देंगे, यानी हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो खुद से भरेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग रोस्टर रूप में बदल देंगे। रोस्टर रूप में बदलना बिल्कुल आसान है, यदि आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वॉच करके सीख सकते हैं कि रोस्टर रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी अंग्रेजी के वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं ये आपको पता है, ए ई आई ओ यू, यानी 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे जैसे ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर दिए। अब चेक करेंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं है। तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ए उपस्थित हैं वो इस समुच्चय में भी उपस्थित है, ई है, ई भी इस समुच्चय में उपस्थित है, यानी इसमें जो भी एलिमेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित है। जब इसमें जो एलिमेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का सबसेट है, यानी उप समुच्चय है। तो इसमें हम लोग ऐसा सिंबल देंगे। लेकिन प्रश्न में भी ऐसा ही सिंबल दिया है, यानी जो हम लोग सॉल्व किए हैं और प्रश्न में दिया है बिल्कुल सेम आ रहा है, यानी ये उपसमुच्चय हैं, यहाँ पर भी उपसमुच्चय हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सत्य, यानी जो हम लोग किए हैं वो भी सत्य है और जो प्रश्न में दिया है वो भी सत्य है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सत्य। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब चेक करना है कि इसमें जो भी एलिमेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे तो एक भी उपस्थित है, दो इसमें उपस्थित नहीं है, तीन भी उपस्थित है, यानी 2 एलिमेंट इसमें उपस्थित हैं इस समुच्चय में। लेकिन यहाँ पर जो 2 नंबर हैं वो उपस्थित नहीं है इसमें, 2 की जगह यहाँ पर 5 दे दिया है। इसका मतलब एक भी एलिमेंट यदि इसमें का इसमें उपस्थित नहीं होगा वो उप समुच्चय नहीं होगा इसका। लेकिन कंडीशन में तो ये दिया है कि उप समुच्चय है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य। असत्य, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। आइए हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न में भी यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जो समुच्चय दिया हुए हैं वो, और यहाँ पर स्पेस देंगे और फिर वहीं जो समुच्चय दिया है वो लिख लेंगे। अब देखेंगे कि ये समुच्चय है कि नहीं। तो चेक करते हैं। तो इसमें जो अवयव है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो स्पष्ट है कि जब अवयव उपस्थित है तो ये क्या होगा कि इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा, यानी ऐसा सिंबल हम लोग यहाँ पर देंगे। जब ऐसा सिंबल यहाँ पर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन में भी सेम वैसा ही सिंबल दिया है और हम लोग सॉल्व किए हैं तो सेम वैसा ही सिंबल दिया है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, यहाँ पर सत्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से कुछ इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। और आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि ये जो समुच्चय दिया है, यहाँ पर भी एक समुच्चय दिया है, इसके बीच में यहाँ पर एक सिंबल दिया है जिससे आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी इसमें से कोई बिलोंग्स कर रहा है इसमें। तो इसमें बताना है कि क्या यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है, लेकिन इस फॉर्म में बताना है कि बिलोंग्स टू के द्वारा होगा कि नहीं होगा।
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें आपको एलिमेंट चेक नहीं करना है कि इसमें जो एलिमेंट है वो उपस्थित हो या ना हो। क्या चेक करना है आपको कि इस यहाँ पर जितना भी डाटा है वो इस समुच्चय के बीच में उपस्थित है कि नहीं। सेम ऐसा डाटा इस समुच्चय के बीच में उपस्थित नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। असत्य यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि ये कैसे असत्य होगा। यदि हम लोग ऐसे लिखे होते एक्स ए होता और यहाँ पर बिलोंग्स टू और यहाँ पर होता ए और ऐसा सिंबल ए ब्रैकेट के अंदर होता, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ऐसे यदि होता तो देख सकते हैं आप लोग कि सेम ऐसा सिंबल दोनों तरफ मिल रहा है। यानी आपको यहाँ पर जो समुच्चय रहेगा वो ब्रैकेट के साथ यदि इस समुच्चय के अंदर उपस्थित होगा और उसके बीच में बिलोंग्स टू रहेगा, इसका मतलब बोलेंगे कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इस 5वें प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं हम लोग 6ठे प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो रोस्टर रूप में कैसे बदलेंगे, एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक सम प्रकृत संख्या, यानी संख्या 6 से कम हमें प्रकृत संख्या लिख लेना है। तो हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या यानी सम प्रकृत संख्या लिखना है। तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 और नहीं है कोई संख्या 6 से कम सम प्रकृत संख्या, यही 2 संख्या है तो इसे हम लोग नोट कर लेंगे। अब बीच में ऐसा सिंबल दिया है, देखिए ऐसा सिंबल दिया है तो यहाँ पर हम लोग स्पेस छोड़ेंगे और सेम उसके दूसरे तरफ भी एक सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया हुआ है, इसे भी हम लोग रोस्टर रूप में बदल देंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे एक सच डेट एक्स एक प्रकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है, यानी हमें क्या लिखना है कि संख्या 36 को विभाजित करने वाली संख्या यहाँ पर हमें नोट कर लेना है। तो संख्या 36 किससे विभाजित होगा, यानी 2 से, 4 से, 6 से और भी यहाँ से संख्या से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा और भी संख्या है जिससे 36 विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे तो देखिए 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यानी इसमें जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी एलिमेंट हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं। जब इस समुच्चय में उपस्थित हैं तो इसे हम लोग कैसा सिंबल देंगे, ऐसा सिंबल देंगे। यानी जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो ये आ रहा है ऐसा सिंबल और प्रश्न में भी ऐसा सिंबल दिया है, यानी ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, इसका सत्य। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमारे सामने है, आप लोग देख पाएंगे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए यानी समुच्चय ये दिया हुआ है आपको, इसमें बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है और क्यों। इसमें बताना है आपको कि जितना भी मैं प्रश्न यहाँ पर लिखूंगा बोर्ड पर, उसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रश्न सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे इसका। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं कि ये एक सेट्स दिया हुआ है और ए का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, ए की जगह हमें इतना रखना है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सेट्स दिया हुआ है तो इसे हम लोग नोट करेंगे ऐसे, और इसमें सिंबल दिया है तो यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट देंगे और चेक करेंगे कि समुच्चय है कि नहीं। ए का वैल्यू यहाँ पर आपको पता है तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 2, और यहाँ पर एक जो आप लोग देखेंगे ऐसा, इसमें 2 एलिमेंट नहीं है बल्कि ये एक ही एलिमेंट है, इसको एक ही माना जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, समुच्चय के अवयव के रूप में दिया है, इसीलिए इसे एक माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे नोट कर लेना है। अब चेक करना है कि ये क्या ये वास्तव में इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय चेक करने के लिए इसमें चेक करेंगे कि इसमें कंपोनेंट इसमें उपस्थित हैं या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग 3 को देखते हैं तो 3 यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो 3 उपस्थित है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये एक अवयव के रूप में है तो ये दोनों एक ही माना जाएगा, यानी 3 भी इसमें अलग उपस्थित नहीं है और 4 भी यहाँ पर अलग उपस्थित नहीं है, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है। यदि यहीं पर रहता बिलोंग्स टू तो ये कथन सत्य होता, क्योंकि
इसमें जो पूरा ब्रैकेट के साथ अवयव है वो इसमें उपस्थित है, तो वो सत्य होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 और 4 अलग अलग नहीं दिया है, तो यहाँ पर सिंबल देंगे कि यह जो समुच्चय है वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इसमें अलग अलग उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह कथन सत्य नहीं है, या फिर सही नहीं है, यहाँ पर दिया है तो सही नहीं है भी लिख सकते हैं। सही नहीं है, इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है कि समुच्चय, ये समुच्चय दिया है बिलोंग्स टू ए, यानी यहाँ पर कुछ अलग सिंबल दिए हैं बिलोंग्स टू का, इसे भी हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे या फिर आंसर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इस समुच्चय को सेम इसी तरह नोट कर देंगे। तो 3 और 4 लिखा है, 3 और 4, और ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। अब ए का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम लोग, तो क्या है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 कमा, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 4 ऐसे, फिर कमा 5, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया है समुच्चय। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ। तो बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो सिंबल के साथ यानी ब्रैकेट के साथ इसमें अवयव के रूप में उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग देख पाएंगे कि ब्रैकेट के साथ इतना हमारा कंपोनेंट यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। तो देखेंगे कि क्या ये कंपोनेंट इस समुच्चय के अंदर उपस्थित हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कि बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित हैं ब्रैकेट के साथ। जब ब्रैकेट के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं तो यहाँ पर कौन सा सिंबल होगा, बिलोंग्स टू का सिंबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के साथ हैं और ये जो डाटा है वो सेम इस समुच्चय के अंदर अवयव के रूप में उपस्थित है। तो ये क्या होगा, बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया। यानी यहाँ पर बिलोंग्स टू दिया है और कंडीशन में बिलोंग्स टू कह रहा है प्रश्न, तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह कथन सही है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कुछ। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि देख सकते हैं आप लोग कि ये दिया है एक कंपोनेंट के रूप में, यानी अवयव के रूप में दिया है, जिसे हम लोग एक ही अवयव मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो एक ही अवयव इसे मान सकते हैं। तो सेम इसे भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 3,4 लिखेंगे ऐसे, और यहाँ पर डॉट डॉट देंगे और ए का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो सेम वही इस प्रकार से इसे लिख देंगे। अब चेक करते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं या नहीं है। तो यहाँ पर भले ही बिलोंग्स टू नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिया है, इसे एक कंपोनेंट के रूप में दिया है। तो चेक करते हैं कि ये जो कंपोनेंट के रूप में है इस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि ये एक कंपोनेंट के रूप में है और यहाँ पर भी एक कंपोनेंट के रूप में है। जब ये दोनों एक कंपोनेंट के रूप में है तो सेम इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित है, इसीलिए यह क्या हो गया, इस समुच्चय का उप समुच्चय हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह कथन सही है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि यह कंडीशन में बोल रहे हैं कि यह इस समुच्चय का उप समुच्चय है, और हम लोग सॉल्व किए तब भी क्या आया है कि उप समुच्चय है, तो इसका मतलब यह कथन सत्य है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 के चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है एक बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग्स टू का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पर कंपोनेंट है या फिर जो भी डाटा है वो बिल्कुल सेम टू सेम इस समुच्चय में होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक है, तो एक है, एक बिल्कुल सेम टू सेम इस समुच्चय में उपस्थित हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम इस समुच्चय में एक उपस्थित है। इसका मतलब यह कथन बिल्कुल सत्य है कि एक बिलोंग्स टू ए, यानी एक इस समुच्चय में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब यह कथन सत्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि यह कथन सही है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ आंसर हो जाएगा इसका। आइए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ बिलोंग्स टू हटाकर यहाँ पर बता दिया है कि यह जो है इस समुच्चय का उप समुच्चय है। ये कंडीशन में दिए हैं प्रश्न में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये वास्तव में उप समुच्चय है। तो सबसे पहला बात कि यह समुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसा सिंबल इसमें है ही नहीं। जब सिंबल है ही नहीं तो इसको कंपोनेंट ही नहीं माना जाएगा, इसको अवयव ही नहीं माना जाएगा। जब अवयव नहीं माना जाएगा तो ये जो है इस समुच्चय का उप समुच्चय कैसे हो सकते हैं जब ये समुच्चय ही नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात हो जाता है कि सही नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सही नहीं है। सही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले ही दिया है कि ऐसा ब्रैकेट दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसे समुच्चय ही नहीं मानेंगे। जब समुच्चय नहीं मानेंगे तो यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि ये जो है इस समुच्चय का उप समुच्चय हो सकता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं छठे प्रश्न को देखते हैं। तो छठा प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक समुच्चय दिया हुआ है और यहाँ पर ए का वैल्यू हमें पता है कि ए का वैल्यू इतना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट है वो उस समुच्चय में उपस्थित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक की बात करते हैं तो एक यहाँ पर उपस्थित है, दो की बात करते हैं तो दो भी उपस्थित है और पाँच की बात करते हैं तो पाँच भी उपस्थित है। यानी इसमें जो तीनों कंपोनेंट है वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं। ए वाले समुच्चय में जब उपस्थित हैं तो यह क्या होगा, यह उप समुच्चय होगा। यानी यह बिल्कुल सही सिंबल लगाया गया है, यह कथन सही है। यहाँ पर सही है लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न को नोट करते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जो छठा प्रश्न है उसी की तरह दिया है, लेकिन आप लोग यदि ध्यान पूर्वक देखते हैं तो यहाँ पर छोटा सा चेंजिंग यहाँ पर किया है। वहाँ पर हम लोग का दूसरा सिंबल था और यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल है, यही अंतर है। और आपको चेक करना है कि क्या यह जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय है कि नहीं। यानी ये जो सिंबल है वो सही लगाया गया है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि बिलोंग्स टू का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए इस समुच्चय में, ए वाले समुच्चय में। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये बिल्कुल एक ही कंपोनेंट माना जाएगा इसको, यदि बिलोंग्स टू दिया है तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा यहाँ पर नहीं है। एक है तो यहाँ पर 3 और 4 है, लेकिन यहाँ पर अवयव में अंतर है। यानी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा इस समुच्चय में उपस्थित ही नहीं है। जब समुच्चय में उपस्थित ही नहीं है तो क्या लिख देंगे कि यह कथन सही नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सही नहीं है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आंसर लिख देंगे। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सेम टू सेम ऐसा कंपोनेंट इस समुच्चय में यानी इस सेट्स में उपस्थित नहीं है। तो हम लोग क्या यहाँ पर बोल देंगे कि यह कथन सत्य नहीं है। आइए हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेट्स दिया हुआ है जिसमें कंपोनेंट है 1, 2 और 3। अब हमें चेक करना है कि क्या यह जो सिंबल लगाया गया है ये सही है। यह चेक करने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या कि ये जो समुच्चय है वो इस समुच्चय का उप समुच्चय है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? तो इसमें देखिए कि एक है तो इसमें भी कंपोनेंट के रूप में एक है, यहाँ पर दो है कंपोनेंट के रूप में, यहाँ पर भी दो है कंपोनेंट के रूप में। अब यहाँ पर 3 है कंपोनेंट में, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें तो 3 उपस्थित हैं। तो ध्यानपूर्वक यदि आप देखते हैं तो 3 यहाँ पर 3 और 4 एक ही कंपोनेंट के रूप में उपस्थित है, तो उसे हम लोग नोट नहीं करेंगे। बिल्कुल जैसे एक अलग अलग यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी एक अलग होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि इसमें 3 उपस्थित है, वो इस समुच्चय में उपस्थित है। तो यहाँ पर कोई प्रेजेंट ही नहीं है इसमें का 3 इसमें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह जो समुच्चय है इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। जब नहीं है और यहाँ पर समुच्चय है का सिंबल है तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सही नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे सही नहीं है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी 9वां प्रश्न हमारे सामने है कि इसे बोलते हैं हम लोग फाई। ये तो पहले से पता है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू ए। यानी ये जो बिलोंग्स टू का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बिलोंग्स टू का मतलब है सेम टू सेम ये डाटा इस जो समुच्चय है उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फाई है और इस समुच्चय में फाई कहीं है ही नहीं। जब फाई नहीं है तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। बिल्कुल असत्य है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सही नहीं है। सही नहीं
हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और 10वें प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करके दिया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 10वां प्रश्न, यदि हम लोग बात करें 10वें प्रश्न की, तो फाई और यहाँ पर दिया है ए। तो यानी फाई क्या है, समुच्चय ए का सबसेट है, यानी समुच्चय ए का उप समुच्चय है ये फाई, ये दिया है कंडीशन में। लेकिन क्या वास्तव में फाई इस समुच्चय का उप समुच्चय है? तो बिल्कुल है, क्योंकि फाई एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। चाहे आप यहाँ पर ये समुच्चय छोड़कर कोई भी समुच्चय लिख दीजिए, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैं नोट कर देता हूँ कि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो यहाँ पर इसका कथन ये सही है, तो यहाँ पर लिखेंगे सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। आइए बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 को आइए सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, ये थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। यानी जितने भी समुच्चय यहाँ पर दिए गए हैं सबका क्या लिख देना है, हमें उप समुच्चय लिख देना है। तो हम लोग 3 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आइए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह इसका आंसर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद हमें इसका उप समुच्चय लिखना है। किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि सबसेट्स बराबर 2 के पावर n। अब ये n क्या होता है? तो n होता है कि समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी इस समुच्चय में कितने अवयव उपस्थित हैं। तो यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको एक ही अवयव मिलेगा, यानी कि यहाँ पर a मिलेगा। तो a कितना है? एक ही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 और 2 के पावर 1 लिखेंगे, एक इसमें अवयव है, यानी 2 के पावर 1 का मतलब हो गया 2। यानी इस समुच्चय का उप समुच्चय कितना होगा? 2 होगा। वो कौन कौन से होंगे 2 समुच्चय? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय लिखने के बाद वो 2 कौन कौन से समुच्चय उप समुच्चय होंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ए हो जाएगा, तो ए हम लोग लिख देंगे ऐसे। उसके बाद क्या होगा? एक फाई लिख सकते हैं। फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। यानी हमारे पास आंसर निकल कर आता है, ये 2 उप समुच्चय हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। इस पहले प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हुआ। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? हल लिखा जाता है, यानी इसका आंसर लिखा जाता है। तो सब अब हम लोग क्या लिखेंगे? सेम यही प्रोसेस है। ये फार्मूला लिखेंगे कि सबसेट्स बराबर 2 के पावर n। ये तो यहाँ से आपको पता है। अब n क्या है? n है इस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, यानी इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं, यानी 2 के पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 4। यानी इस समुच्चय के टोटल कितने उप समुच्चय होंगे? 4 उप समुच्चय होंगे। वो कौन कौन से होंगे? आइए हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? उप समुच्चय यहाँ पर लिखेंगे। उप समुच्चय लिखने के बाद सबसे पहला तो यहाँ पर ये दोनों हो जाएंगे ए बी। उसके बाद इनको अलग अलग हम लिख सकते हैं, एक ए को अलग लिख सकते हैं, उसके बाद बी को अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ही ना हुआ, 1 2 3, एक हम लोग फाई लिख सकते हैं। इस प्रकार इसका कुछ आंसर हो गया। आइए हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तीसरा भी बिल्कुल आसान है। तो तीसरा किस तरह आसान है आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर हल लिखना है सभी प्रश्न में। हल लिखने के बाद आपको फार्मूला लिखना है, या सबसेट्स बराबर 2 के पावर n। n क्या है? इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या, या इसमें कितने अवयव टोटल उपस्थित हैं? 1 2 और 3, 3 ही अवयव यहाँ पर उपस्थित हैं। तो क्या लिखेंगे कि 2 के पावर 3, यानी कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पर टोटल इसके कितने उप समुच्चय होंगे? 8 उप समुच्चय होंगे। वो कौन कौन से उप समुच्चय होंगे? 8। आइए हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? उप समुच्चय। उप समुच्चय लिखने के बाद यहाँ पर कौन सा होगा? तो सबसे पहले ये तो 1 हो गया,
तो इसको पूरा हम लोग लिख देंगे। ये हो गया एक समुच्चय। उसके बाद एक अलग हो गया, उसके बाद दो अलग हो गया ऐसे, उसके बाद तीन अलग हो गया ऐसे। तो कितने टोटल समुच्चय हुए? 1 2 3 4। अब यहाँ पर इन लोग को एक साथ कर सकते हैं, 1, 2, ये एक समुच्चय हो गया 5। उसके बाद 2, 3, ये एक उप समुच्चय हो गया 6। उसके बाद 1, 3, 1, 3, ये एक हो गया उप समुच्चय। उसके बाद एक अंतिम बच जाता है 5, ये हो गया एक उप समुच्चय। यानी टोटल यहाँ पर कितने उप समुच्चय हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल यहाँ पर हम लोग 8 उप समुच्चय ज्ञात कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह से आप लोग इसका उप समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं। इसी का चौथा प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया है 5। 5 यानी जिसे हम लोग खाली समुच्चय भी बोलते हैं, इम्पेटी समुच्चय भी बोलते हैं। इसे या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये खाली समुच्चय हो गया। तो इसका भी हम लोग उप समुच्चय कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पर आपको हल लिखना है। इसको छोटा समझकर आपको छोड़ नहीं देना है, हल आपको लिखना है। इस तरह क्या होता है कि प्रश्न रहता है, उसके नीचे आंसर रहता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, और वो जो एग्जाम में आप बैठेंगे चेक करने वाला होगा उसको भी अच्छा लगेगा, मतलब वो नंबर आपको अच्छा से देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेम यही फॉर्मूला लिखना है, सबसेट्स बराबर 2 के पावर n। अब n क्या है? n इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या है इस समुच्चय में। तो इस समुच्चय में खाली समुच्चय है बिल्कुल, या फिर ये इसमें कोई अवयव उपस्थित नहीं है, यानी 0 अवयव है। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग 0 रख सकते हैं, तो 0। अब आपको एक फॉर्मूला मैं याद दिला देना चाहता हूँ, क्लास 6 में या फिर 7 में होगा, कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रहेगा उसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, याद नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए, किसी भी कंपोनेंट का यदि पावर 0 हो उसका मतलब 1, यानी 2 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। यानी इस समुच्चय के एक ही उप समुच्चय होंगे। कैसे होंगे? तो एक समुच्चय, ये 5 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 ही इसका उप समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में हमारे सामने क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। यानी क्या करना है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसे हमें क्या लिखना है? अंतराल रूप में लिखना है। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, तब ये जाकर प्रश्न सॉल्व होगा आपसे। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। तो ऐसा यदि आप लोग देखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं खुला अंतराल। यहाँ पर लिख देते हैं हम इसे खुला अंतराल। खुला अंतराल ये हो गया। यदि ऐसा कोष्ठ रहता है, बड़ा कोष्ठ, तो इसे हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल। अब ये खुला अंतराल कब लगता है, बंद अंतराल कब लगता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो यदि आप लोग ऐसा सिंबल जहाँ भी देखिए, समझिए कि वहाँ पर खुला अंतराल लगाना है। यदि आपको ऐसा सिंबल दिखेगा तो समझिए कि आपको बंद अंतराल लगाना है। आई होप आप लोग इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा काम है। तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है, तो हल हम भी लिख लेते हैं। और हल लिखने के बाद आपको क्या करना है कि देखिए, ये जो जितने भी यहाँ पर संख्या है, यानी क्या है, x जो है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या फिर 6 के बराबर है, ऐसा दिया है x का वैल्यू। तो यहाँ पर जितना भी वैल्यू है ये सब क्या है? रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हल में? x बिलोंग्स टू r, यानी x किससे बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या से। अब देखिए यहाँ पर -4 है, -4 हम लोग लिख देंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद 6 है तो 6 लिख देंगे। ऐसा तो आप लोग लिख सकते हैं किसी भी प्रश्न में। अब यहाँ पर आपको बात आती है कि खुला अंतराल कब लगाएंगे, बंद अंतराल कब लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 के आसपास ऐसा सिंबल दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग कौन सा अंतराल लगाएंगे? ऐसा चिन्ह दिख गया है यहाँ, तो यहाँ तो खुला अंतराल लगाएंगे।
और 6 के पास यहाँ पर ऐसा सिंबल दिया है, ऐसा चिन्ह दिया है, तो हम लोग वहाँ पर क्या लगाएंगे, बंद अंतराल लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस तरह से बिल्कुल आसान शब्द में आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि यहाँ पर सेम दिया है ऐसे ही x सच डेट x और बिलोंग्स टू r। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया है। अब यहाँ पर दिया है कि हमें क्या लिखना है कि अंतराल रूप में लिखना है, यानी खुला अंतराल किधर लगाना है, बंद अंतराल किधर लगाना है, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, यानी क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, इसलिए r लिखते हैं, कमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर -12 है, -12 लिखेंगे। उसके बाद -10 है, कॉमा देकर -10 लिखेंगे। अब देख सकते हैं आप लोग ऐसा सिंबल यहाँ पर दिया है 12 के पास, तो ऐसा सिंबल दिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, खुला अंतराल, और यहाँ पर भी ऐसा ही सिंबल दिया है तो हम लोग क्या लगाएंगे, खुला अंतराल। इस प्रकार से इसका कुछ आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। बड़े तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, सेम ऐसे ही सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r, यानी x क्या है, रियल नंबर है, कॉमा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 0 है, 0 देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे, यहाँ पर 7 है, 7 लिखेंगे। तो इतना तो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कौन सा अंतराल लगाना है इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल दिया है। तो ऐसा सिंबल दिया है तो हम लोग कौन सा अंतराल लगाएंगे, बंद अंतराल लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बंद अंतराल, और यहाँ पर ऐसा सिंबल दिया है तो ऐसे सिंबल के लिए क्या लगाएंगे, खुला अंतराल। तो यहाँ पर हम लोग खुला अंतराल लगाएंगे। यही इसका छोटा सा आंसर हो गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारे सामने, सेम वही प्रोसेस है, लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, यानी क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, इसीलिए हम लोग बिलोंग्स टू r लिखेंगे, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे, कॉमा 4 है तो 4 लिखेंगे। अब देखिए सिंबल आपको कैसे देना है। यहाँ पर ऐसा सिंबल है तो क्या लिखेंगे हम लोग, इस सिंबल के लिए बंद अंतराल, तो यहाँ पर बंद अंतराल। अब यहाँ पर भी सेम ऐसा ही सिंबल है, देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बंद अंतराल। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग इस पांचवें प्रश्न को सॉल्व कर चुके होंगे बिल्कुल आसानी से। यदि नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो इसे नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल आसानी से। बार बार वीडियो को देखकर रिपीट करके भी आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी ये जो है इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखा जाता है, आइए हम लोग इसे एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स सच डेट एक्स लिखना है। ये तो आपको प्रत्येक प्रश्न में लिखना है, और ये मैं जितना भी सॉल्व कर रहा हूँ ये सब क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, गिनती की संख्याएं हैं। तो x बिलोंग्स टू r लिखेंगे, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर -3 है, -3 लिखेंगे, x लिख देना है आपको, और उसके बाद 0 है, 0 लिख देना है। अब यहाँ पर आपको कोष्ठ बंद कर देना है। सिंबल कौन सा देना है ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर खुला अंतराल, खुला अंतराल है, तो खुला अंतराल के लिए मैं बता चुका हूँ कि खुला अंतराल के लिए कैसा सिंबल लगाया जाता है, ऐसा सिंबल लगाया जाता है। और बंद अंतराल के लिए ऐसा सिंबल लगाए जाते हैं, यानी खुला अंतराल के लिए ये और बंद अंतराल के लिए ये, ऐसा सिंबल हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर खुला अंतराल है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये सिंबल लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा सिंबल लगा देते हैं। यहाँ पर भी खुला अंतराल है तो खुले अंतराल के लिए ऐसा सिंबल लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में हो गया, यानी समुच्चय निर्माण के रूप में आंसर इसका हो गया। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, और सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है कि कोष्ट देना है एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर है तो आर लिखेंगे। अब आपको 6 है तो 6 लिखेंगे, x और 12 है तो 12 लिखेंगे। अब पोस्ट आपको बंद कर देना है। अब सिंबल आपको कौन सा लगाना है ये मैं बता चुका हूँ। तो बंद यहाँ पर अंतराल है, तो बंद अंतराल के लिए आप लोग जानते हैं कि ऐसा सिंबल, और यहाँ पर भी बंद अंतराल है तो बंद अंतराल के लिए ऐसा सिंबल। यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल एक शब्द में छोटा छोटा प्रश्न है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर खुला अंतराल है 6 और 12 है,
और यहाँ पर बंद अंतराल है। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करना है, सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना आपको लिखना है। और यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देना है एक्स, और 12 है तो 12 लिख देना है, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब इधर देखिए 6 के पास कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल। खुला अंतराल के लिए ऐसा सिंबल, और इधर है बंद अंतराल। बंद अंतराल के लिए ऐसा सिंबल। यही इसका एक शब्दों में आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बंद अंतराल है -23 और कमा 5, और यहाँ पर दिया है खुला अंतराल। तो खुला अंतराल हम लोग दे देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। हल यहाँ पर लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको क्या करना है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, इतना आपको नोट करना है प्रत्येक प्रश्न में। जिसको भी सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसमें लिखना है, सब में आपको इतना चीज़ फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, -23 तो -23 एक्स, उसके बाद 5 है तो 5। अब यहाँ पर कोष्ट बंद कर देंगे। अब सिंबल कौन सा देंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बंद अंतराल है तो बंद अंतराल के लिए ऐसा सिंबल, और यहाँ पर खुला अंतराल है तो खुला अंतराल के लिए ऐसा सिंबल। यही इसका एक शब्दों में आंसर हो गया। आई होप आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और इसे सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख पाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। आइए बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सातवां प्रश्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सातवां प्रश्न आखिर कह क्या रहा है। तो सातवां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यानी सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट्स, जिसे हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका अंग्रेजी हो गया यूनिवर्सल सेट्स। यानी हमें क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसका हमें यूनिवर्सल सेट्स ज्ञात करना है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद क्या बोल रहा है, इसे पढ़िए। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, यानी समकोण त्रिभुज जैसे ये हो गया जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है कि वो समकोण त्रिभुज होता है। इसका हमें यूनिवर्सल सेट्स लिखना है। तो क्या करना है आपको, ऐसे यू दे देना है, यानी यूनिवर्सल सेट्स। और यहाँ पर कोई ऐसा आपको सोचना है आकृति, ऐसा त्रिभुज आपको सोचना है जिसमें जितने भी तरह के समकोण त्रिभुज बने, सभी तरह के समकोण त्रिभुज उपस्थित होना चाहिए। ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक समकोण त्रिभुज ही उपस्थित हो। ऐसा सोचने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा और मिल भी नहीं पाएगा। उससे आसान है हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे कि त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पर त्रिभुजों का समुच्चय लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, त्रिभुजों का समुच्चय, समुच्चय यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों का समुच्चय में आपको समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु सब तरह के त्रिभुज आ जाएंगे, उसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो एक शब्दों में इसका आंसर हो गया कुछ इस प्रकार से, यानी समकोण त्रिभुज का यूनिवर्सल सेट्स बोले तो त्रिभुजों का समुच्चय आसान से बोल देंगे। अब त्रिभुजों के समुच्चय में आप लोग ढूंढ लीजिए कि जितना भी समकोण त्रिभुज है कौन कौन से हैं। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पर हल लिखेंगे और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो समद्विबाहु जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो ऐसे आपको दो भुजाएं यहाँ पर आपस में बराबर दिख रही हैं, इसका यूनिवर्सल सेट्स क्या होगा, यूनिवर्सल सेट्स। इसमें भी आपको क्या करना है कि वैसा आपको चित्र या फिर वैसा त्रिभुज आपको ढूंढना है जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज जितने भी हो उपस्थित हो। तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, त्रिभुजों का समुच्चय। यहाँ पर त्रिभुजों का समुच्चय लिखेंगे, यदि त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय लिख देंगे। अब त्रिभुजों के समुच्चय में आप ढूंढ लीजिए कि जितना भी समद्विबाहु त्रिभुज हैं सब त्रिभुज आ जाएंगे। तो एक शब्द में इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोग सातवें प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हमारे सामने है, देख सकते हैं 8वां प्रश्न कि समुच्चय ए इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, सी इतना दिया हुआ है। यानी यहाँ पर 3 समुच्चय आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बताना है कि इन तीनों समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। यानी आपको बताना है कि
इन तीनों समुच्चय में इसमें से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी यूनिवर्सल सेट्स आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सा यूनिवर्सल सेट्स है। अब यूनिवर्सल सेट्स हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसका बिल्कुल आसान फंडा है कि समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय बी के अवयव और समुच्चय सी के अवयव, इन तीनों समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो इसमें से किसी भी समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए। पूरा अवयव यानी तीनों समुच्चय के अवयव इन प्रश्नों में जितने भी समुच्चय हैं उनमें उपस्थित होगा, उसे हम लोग बोल देंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय हैं। आइए हम लोग इसे चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समुच्चय ए की बात करते हैं, तो समुच्चय ए में एक है, एक इसमें भी है। प्रश्न क्रमांक एक को हम लोग हल कर रहे हैं। एक है, उसके बाद 3 है तो 3 इसमें भी है, 5 है 5 इसमें भी है। समुच्चय बी को देखते हैं तो 2 है तो 2 इसमें है, 4 है तो 4 इसमें है, 6 है तो 6 इसमें है। अब समुच्चय सी की बात करते हैं तो सी में 0 है तो यहाँ पर 0 है, चलिए। उसके बाद 2 है तो 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 8 उस समुच्चय सी में उपस्थित है और इस समुच्चय में नहीं है। जब एक भी कंपोनेंट इसमें से उपस्थित नहीं है तो यह बताइए कि सार्वत्रिक समुच्चय कैसे हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट्स कैसे हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके हल में कि यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 हैं समुच्चय में, लेकिन इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो यह क्या होगा कि सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे और सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए फाई दे दिए हैं, तो फाई का मतलब आप लोग तो जानते हैं कि फाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। जब यहाँ पर कोई अवयव ही उपस्थित नहीं है तो इसमें से क्या कोई भी अवयव इसमें है? नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, यह भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग सेम यही बात लिख लीजिएगा कि यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है इसमें भी। आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, हल लिखेंगे। हल लिखेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों समुच्चय को मिलाना पड़ेगा कि इसमें जो कंपोनेंट है वो इसमें उपस्थित है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय ए की। तो एक है तो एक है, यहाँ पर 3 है तो 3 है, 5 है 5 है, यानी समुच्चय ए के सभी अवयव इसमें उपस्थित हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं समुच्चय बी के। समुच्चय बी में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, यानी समुच्चय बी के भी जितने भी अवयव हैं वो इस समुच्चय में उपस्थित हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं समुच्चय सी को। तो इस समुच्चय सी में यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर उपस्थित है, 4 है तो 4 भी यहाँ पर उपस्थित है, 6 है तो 6 भी यहाँ पर उपस्थित है, 8 है तो 8 भी यहाँ पर उपस्थित हैं। यानी इन तीनों समुच्चय के अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं, इस समुच्चय में उपस्थित हैं। तो क्या होगा, यह एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी यहाँ पर समुच्चय दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं, उनके अवयव इस समुच्चय में उपस्थित हैं। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे कि सार्वत्रिक समुच्चय है। हल में यहाँ पर क्या लिखेंगे इसे, अतः यह एक सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इसका आंसर लिख देंगे। आइए हम लोग चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। तो समुच्चय ए को सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके अवयव इसमें उपस्थित हैं कि नहीं हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समुच्चय ए में 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, 5 है यहाँ पर भी 5 है। चलिए समुच्चय ए के तो अवयव इसमें उपस्थित हैं। अब आइए हम लोग चेक करते हैं समुच्चय बी के अवयव को। तो समुच्चय बी में क्या है, 2 4 6, तो 2 4 6 चलिए उपस्थित है। समुच्चय बी का भी प्रत्येक एलिमेंट इसमें उपस्थित है। आइए अब चेक करते हैं समुच्चय सी का। तो सी में देखिए पहले नंबर ही 0 है और इस समुच्चय में किसी में भी 0 नहीं है, यानी समुच्चय सी के एक अवयव हैं जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। जब अवयव उपस्थित नहीं है तो बताइए यह एक सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट्स कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सेम यही बात
को रिपीट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिख देंगे कि यह एक सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो आई होप आप लोग क्लास 11th के प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझ चुके होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, आपको आने जाने में दिक्कत होता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।